हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके टेक में। तो फ्रेंड्स, आज 13 अगस्त 2020 आज हम कवर करेंगे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर 1 है, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, तो अच्छे से याद करते चलना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उज्बेकिस्तान के। ठीक है, उज्बेकिस्तान के। ठीक है, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को उज्बेकिस्तान के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, देखिए, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को उज्बेकिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 13 मार्च 2019 को संतोष झा को उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके पहले संतोष झा भारत में दूतावास वाशिंगटन डीसी यूएसए के उप प्रमुख के रूप में काम कर रहे थे। मनीष प्रभात अब संतोष झा की जगह लेंगे। ठीक है, पहला कौन थे इनकी जगह? संतोष झा थे। अब देखो, उज्बेकिस्तान के बारे में देख लेंगे। एशिया के केंद्रीय भाग में स्थित एक देश है जो चारों ओर से ज़मीन से घिरा है। इतना ही नहीं, इसके चहुदिश के देश को खुद भी समुद्र तक कहीं पहुंच नहीं है। इसके उत्तर में कजाकिस्तान, पूर्व में तजाकिस्तान, दक्षिण में तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान स्थित हैं। यह 1991 तक सोवियत संघ का एक घटक था। उज्बेकिस्तान के प्रमुख शहरों में राजधानी ताशकंद के अलावा समरकंद तथा बुखारा का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। यहाँ के मूल निवासी मुख्यतः उज्बेक नस्ल के हैं जो बोलचाल उज्बेक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। विश्व हाथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 12 अगस्त को। ठीक है, 12 अगस्त को क्या मनाया गया? हाथी दिवस मनाया गया है। देखिए, प्रतिवर्ष 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य एशियाई व अफ्रीकी हाथियों के बारे में जागरूकता फैलाना है। पहली बार 12 अगस्त 2012 को अंतर्राष्ट्रीय गज दिवस के रूप में मनाया गया था। देखिए, पहली बार कब मनाया गया था? 12 अगस्त 2012 को। इसकी शुरुआत साल 2011 में सबसे पहले माइकल क्लार्क तथा पैट्रिसिया सिम्स ने की थी। इसका उद्देश्य हाथियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना, हाथियों के प्राकृतिक आवास की सुरक्षा तथा हाथी दांत के अवैध व्यापार पर रोक लगाना है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी है। ठीक है, याद रखना इसको भी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। केंद्र सरकार ने किस राज्य के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा ट्रायल करने की शुरुआत की है। ठीक है, किसने? केंद्र सरकार ने। देखिए, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में 15 अगस्त से 4G सेवा के ट्रायल की शुरुआत करने की घोषणा की है। न्यायमूर्ति NB रमन, न्यायमूर्ति R सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति BR गवई की पीठ को केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल ने यह जानकारी दी है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ICRIER के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रमोद भसीन को। ठीक है, देखिए, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ICRIER के नए चेयरमैन के रूप में प्रमोद भसीन को नियुक्त किया गया है। प्रमोद भसीन जेई कैपिटल इंडिया एंड एशिया के पूर्व अध्यक्ष और CEO रह चुके हैं। वे पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उन्होंने इसकी डिग्री इंग्लैंड और वेल्स से ली। वे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के छात्र रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच किस परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोजेक्ट चीता। ठीक है, देखिए, सशस्त्र सीमा बल के द्वारा चीन के साथ तनाव के बीच प्रोजेक्ट चीता परियोजना को पुनर्जीवित करने की घोषणा की है। देखिए, भारतीय सशस्त्र बल ने चीन के साथ तनाव के बीच प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने का फैसला किया है। यह परियोजना लंबे समय से लंबित थी और त्रिसेवाओं ने अब इस परियोजना को 3500 करोड़ रुपए में पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है। प्रोजेक्ट चीता को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव अजय कुमार के तहत एक नई गठित उच्च स्तरीय रक्षा मंत्रालय समिति को भेजा गया है।
इस परियोजना के तहत लगभग 90 हेरोन ड्रोन को लेज़र निर्देशित बम, हवा से लॉन्च की जाने वाली टैंक, रोधी गाइडेड मिसाइल के साथ अपग्रेड किया जाएगा। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी है, अच्छे से देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। दिल्ली सरकार शहर के रेहड़ी पटरी वालों को कितने हज़ार करोड़ तक का कर्ज मुहैया कराएगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 20,000 रुपये तक का, ठीक है। कितने का? 20,000 रुपये तक का कर्ज मुहैया कराएगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, सॉरी इसके बारे में देखेंगे अभी। दिल्ली की आर्थिक गतिविधियों में तेज़ी लाने वाले लोगों को आर्थिक मदद देने के मकसद से दिल्ली सरकार रेहड़ी पटरी वालों को 20,000 रुपये तक का कर्ज उपलब्ध कराएगी। इसमें सब्जी व फल विक्रेता भी शामिल होंगे। दिल्ली सरकार के SC/ST अल्पसंख्यक विभाग की एक बैठक में यह फैसला लिया गया है। इस फैसले से 1 लाख से अधिक पंजीकृत रेहड़ी पटरी वालों को फ़ायदा होगा। सरकार का कहना है कि जल्द ही इस योजना को ज़मीन पर उतारने का काम शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी देख लेना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। फॉरवर्ड्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में निम्न में से कौन से इकलौते भारतीय शामिल हैं? तो इनका राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा अक्षय कुमार, ठीक है। देखिए फॉरवर्ड्स की दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं की सूची में अक्षय कुमार इकलौते भारतीय हैं। इसमें 362 करोड़ रुपए, 4.85 करोड़ डॉलर की कमाई के साथ अक्षय छठे नंबर पर है, जबकि 654 करोड़ रुपए, 8.75 करोड़ के साथ ड्वेन जॉनसन सूची में शीर्ष पर हैं, ठीक है। फॉरवर्ड्स ने बताया कि अक्षय की अधिकतर कमाई ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए होती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 12 अगस्त को, ठीक है। देखिए प्रत्येक साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। साल 1999 संयुक्त राष्ट्र महासभा की सिफारिश के बाद पहली बार 12 अगस्त 2000 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था। युवा दिवस का मुख्य उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को लेकर तमाम अन्य विषयों पर युवाओं की भागीदारी और उनके विचारों पर चर्चा करना है, ठीक है। इस साल विश्व युवा दिवस की थीम क्या थी? देखिए वैश्विक कार्य के लिए युवाओं की भागीदारी, ठीक है। और इंग्लिश में पूछ लेगा तो क्या होगा? यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। किस प्रसिद्ध कवि का 70 वर्ष की आयु में इंदौर में 11 अगस्त 2020 को कोविड-19 के में इलाज के दौरान निधन हो गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा राहत इंदौरी का। देखिए मशहूर उर्दू शायर और गीतकार राहत इंदौरी का निधन हो गया है। वे 70 साल के थे। वे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर में उर्दू साहित्य के प्राध्यापक भी रह चुके हैं। राहत इंदौरी ने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से उर्दू में MA किया था। राहत इंदौरी ने मुन्ना भाई, MBBS, मीनाक्षी, खुद्दार, नाराज, मर्डर मिशन, कश्मीर करीब, बेगम जान, घातक, इश्क जानम, सर, आसिया, मैं तेरा आशिक जैसी फिल्मों में गीत लिखे थे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट जानकारी ये भी, इसको भी आपको एक बार देख लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। निम्न में से किस जानवर के साथ मानव टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हाथी, ठीक है, हाथी। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा मानव हाथी संघर्ष से संबंधित है। इस पोर्टल का उद्देश्य वास्तविक समय की जानकारी के संग्रह और सही समय पर मानव हाथी टकरावों के निपटान का प्रबंधन भी करेगा। यह पोर्टल डेटा संग्रह, प्रोटोकॉल, डाटा ट्रांसमिशन पाइपलाइन और डेटा विजुअलाइजेशन टूल सेट करने में भी मदद करेगा। विश्व हाथी दिवस का लक्ष्य हाथी संरक्षण पर लोगों में जागरूकता पैदा करना और जंगली तथा पालतू हाथियों के बेहतर संरक्षण और प्रबंधन के लिए जानकारी और सकारात्मक समाधानों को साझा करना है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेट निकोबार द्वीप में कितने करोड़ रुपए की लागत से एक पोतांतरण बंदरगाह के निर्माण की योजना की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 10,000 करोड़ रुपए। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेट निकोबार द्वीप में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से एक पोतांतरण बंदरगाह के निर्माण की योजना करने की योजना का घोषणा की है। आने वाले 4-5 वर्ष में इसके पहले चरण को पूरा कर लिया जाएगा। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे।
निम्न में से किसने रिलायंस सिक्योरिटीज़ के डीलर्स सहित 27 लोगों और कंपनियों पर शेयर बाजार में कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सेबी ने। ठीक है, देखिए सेबी की फुल फॉर्म भी आ जाती है कभी पूछने के लिए, तो क्या होती है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, पूंजी बाजार नियामक सेबी ने हाल ही में रिलायंस सिक्योरिटीज़ के डीलर्स सहित 27 लोगों और कंपनियों को शेयर बाजार में कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें मीना वीरा, भावे गांधी और अभिजीत जैन सहित अन्य लोग शामिल हैं। तो ये नाम भी आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, लंबे समय के बाद किस देश ने हाल ही में दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रूस देश ने। ठीक है, रूस ने लंबे समय के बाद कोरोना की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। ठीक है, देखिए रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में मॉस्को के गामेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एडोना वायरस की बेस बनाकर बनाई गई दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। रूस ने यह कहा कि यह वैक्सीन उसके 20 साल के शोध का परिणाम है। ठीक है, देखिए रूस देश के बारे में देखेंगे तो रूस यूरोप एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इसकी मॉस्को है। ठीक है, ऑप्शन में मॉस्को आएगा तो ये भी लगा देंगे। और करेंसी क्या है? रूबल है। और राष्ट्रपति कौन है रूस के? व्लादिमीर पुतिन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, याद करना है इसको भी। क्वेश्चन नंबर 14 है, यूएई में आईपीएल को आयोजित करने के लिए किसने बीसीसीआई को औपचारिक मंजूरी दे दी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा केंद्र सरकार ने। ठीक है, देखिए यूएई में आईपीएल को आयोजित करने के लिए केंद्र सरकार ने बीसीसीआई को औपचारिक मंजूरी दे दी है। आईपीएल 2020 अगले महीने यूएई में 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच शारजाह, दुबई और अबू धाबी में खेला जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सरकारी क्षेत्र के किस अग्रणी बैंक को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 864 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा को। ठीक है, देखिए सरकारी क्षेत्र के किस अग्रणी बैंक यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 864 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जबकि इस वर्ष के पहले सी तिमाही बैंक को 709.6 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था। ठीक है, तो ये जानकारी आपको याद रखनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।